Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बड़ा ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है, और आप इजीली अपने बोर्ड पर देख सकते हो, लिखा है सर ने, ओम्स लॉ। तो आज हम बात करेंगे एक प्यारे से साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और प्यारे से बच्चों को पढ़ाना है प्यारे से सर के द्वारा, वाह, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो बेटा आज हमें करना क्या है? आज हमें ओम्स लॉ की पूरी स्टोरी को समझना अच्छे से, तो एंड तक बने रहना, मजा आएगा इस लेक्चर में। तो सर इस ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना है कि इस ओम्स लॉ के अंदर किन चीजों पर बात हो रही है या हो रही थी ओम सर के टाइम पे, ठीक है। और ओम सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट से जो हमारे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो तभी समझ में आ पाएंगे जब आप आज के इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझोगे, क्योंकि आज के इस लेक्चर से जो है जन्म होने वाला है, क्या जन्म होने वाला एक चीज का, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, कृष्ण जन्म होने वाला नहीं है रे, किसका जन्म होने वाला है? रेजिस्टेंस का जन्म होने वाला है, ठीक है। तो ओम सर ने क्या किया? तो प्यारे बच्चों, ओम सर ने दो चीजों के ऊपर काम किया, या कहें कि दो पैरामीटर्स के बीच में एक बिहेवियर चेक किया, एक वेरिएशन चेक किया। सर ओम स्टडीड द बिहेवियर और वेरिएशन बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। तो इन ओम सर ने वी और आई के बीच में एक बदलाव देखा, एक वेरिएशन देखा। सर ये V का मतलब क्या है? सर V तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है, V को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, और I को बोलते हैं करंट। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि सर ओम ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के ऊपर कुछ काम किया है, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन चेक किया, बिहेवियर चेक किया। तो आज प्यारे बच्चों हमें उसी बिहेवियर को और कनेक्शन को जानना है, सर ओम की बात को जानना है, ओम बाबा की बात को जानना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके सर ने एक डायग्राम बनाया, एक सर्किट डायग्राम बनाया है ओम्स लॉ को समझने के लिए। इस सर्किट डायग्राम के अंदर सर ने क्या क्या चीज जोड़ी है? सर ने जोड़ी है बैटरी, बहुत बड़ा काम है। यही तो बैटरी आपको V देगी, वोल्टेज देगी बैटरी, और इस वोल्टेज से कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस दुनिया में हर एक चीज का रेजिस्टेंस है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई कंपोनेंट है, कोई भी थिंग है, कोई गैजेट है, सबका रेजिस्टेंस है। तो ये R निकल के आएगा प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट से। तो बने रहना एंड तक, और निखिल सर को सपोर्ट करते रहना। तो सर ने एक बैटरी लगाई है, वायर लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाया, और एक ये रियोस्टेट का सिंबल, ठीक है। और आप सबको पता है, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में सारे जितने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं बड़े अच्छे से उनके सिंबल बताए हैं आपको, ठीक है। यह मीटर है। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले आपको इतना तो आइडिया लग गया कि ओम्स लॉ में किन दो चीजों पर बात होने वाली है, एक V और एक I, ठीक है। हाँ, इसको समझने से पहले मुझे जरा सी एक बात बताओ, ये है आपके चुन्नू, क्या ये चुन्नू? ये है जैसे चुन्नी। चुन्नू के पास सर बैटरी है 5 वोल्ट की, चुन्नी के पास है 10 वोल्ट की। अरे मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, मुझे ये बताओ, क्या 10 वोल्ट वाली बैटरी ज्यादा करंट देगी या 5 वोल्ट वाली बैटरी ज्यादा करंट देगी? मुझे जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? सर सिंपल सी बात है कि 10 वोल्ट वाली बैटरी चुन्नी के पास है, तो करंट जो है वो चुन्नी वाली बैटरी ज्यादा देगी, करंट यहां ज्यादा मिलेगा। लेट से हमने कहा 5 एम्पियर मिल गया, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी, सर ज्यादा करंट। इसका मतलब करंट का कम निकलना, ज्यादा निकलना, वो किस चीज पर डिपेंड है कि आपने जो बैटरी लगाई है कितने वोल्ट की, उस चीज पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा करंट निकल रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी से सर कहो कम करंट निकला, 2.5 एम्पियर बोल दो सर, ठीक है। ऐसे रैंडमली उठाया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको एक कनेक्शन समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। तो सर क्या कर रहे थे ओम सर अपनी लैब में बैठे थे, सपोज करो, ठीक है। ओम सर अपनी लैब में बैठे हैं, और उस लैब के अंदर इन्वायरमेंट की जो कंडीशन, देखो इन्वायरमेंट के अंदर फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। जहां भी सर काम कर रहे हैं उसके आसपास के इन्वायरमेंट में कोई टेम्परेचर होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई ह्यूमिडिटी होगी, ये सारी जितनी भी चीजें इनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस या फिजिकल कंडीशंस है। तो अपनी लैब में
किसी कंडक्टर के ऊपर सर क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टर लिया सर ने जिसका रेजिस्टेंस R है, उस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया जिसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज रही होगी, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस हम बाबा बैटरी की वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बैटरी की वोल्टेज को कम ज्यादा करने से सर देख रहे हैं कि जो करंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है। अगर मैं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाऊं तो करंट बढ़ेगा या घटेगा। फिर सर ये चेक कर रहे हैं बेटा कि वोल्टेज को घटाने से क्या करंट घटेगा या बढ़ेगा। तो आ गई ना बात V और I के बीच में, सर क्या देख रहे हैं, बिहेवियर ही तो देख रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन कैसे, जो उस आसपास के जहां वो काम हो रहे हैं, जहां हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस आसपास की जितनी भी कंडीशंस हैं, टेंपरेचर, प्रेशर वगैरह सारे कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब आपको ओम सर की बात समझ में आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा, तो प्यारे बच्चों आपने, ठीक है, तो मैं इस चीज को रब कर देता हूं। ये तो ऊपर ऊपर से समझ में आ गया कि सर ने V और I पर काम किया था बबुआ। ये है हमारा वोल्ट मीटर। तो आपको ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। कॉपी पेन वगैरह साथ में निकाल के रखना। क्या है डेफिनेशन? एट कांस्टेंट याद रखना, जहां सर काम कर रहे हैं उसके आसपास के पर्यावरण की जो कंडीशन है, टेंपरेचर, प्रेशर, ये सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर बाय द वे अगर उसके अंदर इन्वायरमेंट की कंडीशंस में अगर कुछ चेंज आ गया ना, तो ओम्स लॉ काम नहीं कर पाएगा। ये लिमिटेशन भी है जो बाद में समझाऊं, पहले इतना समझिए। एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेंपरेचर, एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इनको बोलते हैं इन्वायरमेंट की फिजिकल कंडीशन पांडे जी। तो एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग, इस सर्किट में जो ये करंट फ्लो कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि सर इस रेजिस्टेंस के या इस सर्किट के अंदर जो आपने बैटरी लगाई है वो कितने वोल्टेज की लगाई है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, किसी सर्किट में से पास होने वाला सर जो करंट है ना वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। तो ये सपोज करो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो आपने वोल्टेज लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा करंट। मतलब करंट का निकलना, ठीक है, कितना निकलना ये डिपेंड कर रहा है वो आपने जो वोल्टेज लगाई है उस पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि सर जो I होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, V पर। इसको रीड करेंगे, I डिपेंड्स अपॉन V। लेकिन कई बुक्स में ये लिखा हुआ होता है, लिखा रहा मिलता है वहां पे हमें कि सर V, इसको ऐसा भी लिखते हैं, कई बुक्स में लिखा रहा मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब वैसे मैथमेटिकली तो ये चीज सही है कि जब ये चीज इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैथमेटिकली हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखूं तो ये रॉन्ग है। सही ये है I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि V I के डायरेक्टली, लेकिन मैथमेटिकली हम लिख देते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो ओम्स लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले इस चीज को लिखिए, दोबारा समझा देता हूं। एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, जहां भी काम कर रहे हैं तो आसपास की एनवायरनमेंट की कंडीशन हमारी फिक्स रहनी चाहिए। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बोल सकते हो या सर्किट बोल दो, एक ही बात है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बेटा अक्रॉस द कंडक्टर। तो हमने स्टेटमेंट बना दी क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमेशा ये होता है, लेकिन इसको मैथमेटिकली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कम ज्यादा होगी करंट को कम ज्यादा करने से।
अगर आप करंट घटाओगे तो वोल्टेज घटेगा। ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल बताता हूं। इस चीज को समझ लिया, रब करें, बढ़े आगे। हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ इधर देखिए बच्चा, तो सर ने बोला कि किसी सर्किट में फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा V के। जैसा अभी सर ने बताया, चुन्नू के पास 5 वोल्ट की बैटरी थी तो कम करंट निकला। क्यों? वोल्टेज ही कम थी ना, तो करंट भी कम निकला। चुन्नी के पास ज्यादा वोल्टेज थी तो ज्यादा करंट निकला। तो करंट का कम ज्यादा निकलना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पर डिपेंड करता है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय मैथमेटिकली, सिर्फ मैथ्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। रे समझ में आया बबुआ? हाँ, तो बेटा मैथ्स के हिसाब से इसको हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग गलत हो जाता है। क्यों? एक बात बताइए। हाँ, अगर मैं किसी तरीके से बाय सम हाउ सर्किट में अगर मैं करंट चेंज कर दूं तो क्या वोल्टेज चेंज हो जाएगी क्या? सपोज कीजिए यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई है, ये बैटरी लगाई है, ठीक है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, मैंने यहां बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, और इसके अंदर कुछ करंट चल पड़ा, सपोज करो 2 एम्पियर करंट चल पड़ा, मानना मैंने एग्जांपल। अभी 2 एम्पियर से 5 वोल्ट है। अगर मैं बाहर से किसी तरीके से अगर मैं इसमें करंट कर दूं 4 एम्पियर, पहले 2 था बच्चा, जब 2 था तो वोल्टेज 5 थी, तो क्या अगर मैं इसमें किसी तरीके से 4 कर दूं तो क्या बैटरी 10 वोल्ट की हो जाएगी क्या? अरे बैटरी तो हमने लगाई है जितनी है वो तो उतनी ही रहेगी ना। इसका मतलब सर I के चेंज करने से V चेंज नहीं होता। आई भी समझ में? V के चेंज करने से I बदलता है। तो करंट डिपेंड करता है V पर, नहीं कि V डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो ओम्स लॉ नहीं बनेगा बच्चा। और फिजिक्स में इस साइन को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और 2 प्रकार के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं, एक डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। इधर समझो थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। जब 2 चीजों के सामने ऐसा साइन हो, A और B, ये 2 चीज हैं, इसके बीच में अगर ऐसा साइन हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब 2 चीजें ठीक एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इसमें काम कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है बच्चा? अगर इधर वाली चीज बढ़ी तो इधर वाली भी बढ़ी। सर अगर इधर वाली श्यू घटी तो इधर वाली भी घटी। तो ये होता है डायरेक्ट में। डायरेक्ट में जो काम इधर होगा वही काम इधर होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब एक होता है जैसे A और दूसरा है 1/B। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स हैं, तो इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ओम्स लॉ में तो ये देखा गया, अगर आप बैटरी 1 वोल्ट की लगा रहे हो तो सर्किट में उसके कोरेस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर करंट चला। 2 वोल्ट लगाया 2 एम्पियर चला, 3 वोल्ट लगाया 3 एम्पियर। इसका मतलब सर हमें यह चीज पता चल रही है कि जैसे जैसे वोल्टेज बदल रही है तो उसी के साथ I भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए, जैसा कि अभी बताया। तभी तो हमने लिखा ना यहां पर बच्चा क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और मैथमेटिकली हमने ऐसा लिख दिया। और फिजिक्स में जब इस साइन को हटाते हैं ना तो इसकी जगह एक नई चीज रिप्लेस होती है इसकी जगह, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वो कांस्टेंट ओम्स लॉ की देन है, एक जन्म है, नई चीज निकल के आती है। देखो क्या, तो आपको लिखना है कि सर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और फिजिक्स में जब इस साइन को रिमूव करते हैं, याद रख लो अभी से, तो इसकी जगह कांस्टेंट आता है जिसको बोला IR, और ये बन गया ओम्स लॉ। ये आ गया हमारे पास बच्चा रिक्वायर्ड ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो
तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला, अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब समझाता हूं, मतलब क्या है, एक एक चीज को बड़ी दिमाग में सेट करना अच्छे से। ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस जैसा ये दिख रहा है आपको, ये चीज ऊपर समझा रहा हूं, बस स्क्रीनशॉट लिया मैंने, यहां से ऐसे टक स्क्रीनशॉट खींच के यहां लेगा, ये रेजिस्टेंस है। ओम सर कह रहे हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट आता है तो इसके दोनों एंड की अक्रॉस क्या बन जाता है, वोल्टेज आती है। उस वोल्टेज को मापेंगे कैसे, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाएंगे पैरेलल में, जो इस रेजिस्टेंस में से जो है करंट जब निकला तो इसके अक्रॉस देगा वोल्टेज। ये ओम्स लॉ की मतलब था इस आर का मतलब जब भी कोई करंट किसी चीज में से फ्लो करेगा, जब भी करंट कहीं जा रहा होगा ना बच्चा, तो उसको किसी ना किसी रेजिस्टेंस में से पास होना, और जब किसी रेजिस्टेंस को करंट मिल जाएगा तो दोनों की प्रोडक्ट करने से उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आएगी, पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट इतना, समझ में है? हाँ, तो इस चीज को आप उतार लेना अच्छे से रे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से उतारो समझो। अब आगे हम देखते हैं, सर ने बनाया V इक्वल टू आई आर, ये R क्या है सर? तो पांडे जी, ठीक है बबुआ इधर देख, R का मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है ना, उसी की जगह ये कांस्टेंट आया है। और इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो इस दुनिया में हर एक चीज का होता है। और रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फॉर्मूले से और एक फिजिकल तरीके से। एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस? वैसे देखिए तो रेजिस्टेंस का मतलब है बाधा, हिंदी में समझो इधर, फिर इंग्लिश में लिखाएंगे, पहले समझ लो, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, दिक्कत, ठीक है, परेशानी, कुछ भी बोल दो, सिनोनिम्स हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज के फ्लो में, बहने में कोई दिक्कत आना, कोई बाधा आना, कोई रुकावट आना। इस दुनिया में रेजिस्टेंस हर एक चीज का है, आपका भी है। तो आपको जितनी भी चीजें आपको अपने एम से डिस्ट्रैक्ट करती है, मंजिल से, वो सारी रेजिस्टेंस में है। आपका लेजीनेस है या और जितनी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस हैं। तो आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन, तो इसको डिफाइन करना है तो इसको इधर ही रखेंगे, तो R बन गया हमारे पास V/I, ये बन गया बच्चा। तो सर मैथ्स के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यहां आप डेफिनेशन लिखोगे क्या, ठीक है, फिर हम इसकी ऐसा यूनिट भी बताएंगे। तो रेजिस्टेंस की दो डेफिनेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज ओम्स लॉ से रिगार्डिंग, कुछ नहीं छोड़ेंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे, ओम्स लॉ को दिमाग में फिट कर लेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है इट इज द रेशियो, अनुपात है, ये दो चीजों का रेशियो है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल जो वोल्टेज है, 2 वोल्ट की, 3 की, 4 की, 5 की, बता दे, ठीक है। इट इज अ रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग, ठीक है बच्चा लोग, टू द करंट फ्लोइंग। ओके बेटा, तो R को हमने यहां दो तरीके से डिफाइन किया, V/I से। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसा कि सर ने अभी बताया, एक अपोजिशन होती है, एक दिक्कत होती है, एक रुकावट होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो उसकी एक्चुअल है। लेकिन मैथ्स के हिसाब से आपने R इक्वल टू देखा V/I। तो किसी गिवन वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या बिहेवियर है, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, दिक्कत बढ़ रही है, बाधा बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट के फ्लो में दिक्कत आएगी, ठीक है, करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा। आई बस समझ में? तो रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्सली बिहेवियर है।
अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये घटेगी, अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगी रे बबुआ, समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब। ये समझो, इसको मैं रब कर देता हूं, उसको समझे बगैर काम नहीं बनेगा। क्या है? तो रेजिस्टेंस का अब हम देख रहे हैं फिजिकल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग देख रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, इधर देखना। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज पता होगी, कोई भी कंडक्टर होता है, एक बात बताऊं मुझे जल्दी से, ये मेटल है, ये मेटल है हमारी, मेटल का मतलब सर ये कंडक्टर है, और कंडक्टर सर इजिली करंट को आने देता है, करंट को कंडक्ट करता है। लेकिन किसकी वजह से? मेटल और कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़, इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा फ्लो निकलता है, बल्क में निकलता है। समझ में आया? इस चीज को ध्यान से समझना। और इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आया? ये पॉजिटिव है। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवेबल पार्ट है, वो घूमने वाला पार्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज मोशन में आएगा तो करंट बनाएगा। ठीक है बेटा? तो सर जब इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे ना तो इनके साथ टकरा टकरा के चलेंगे। ठीक है, इनके साथ क्या करेंगे? टकराएंगे। टकराने का मतलब सर इनके बीच में होगा कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में चलते हैं तो वो लगातार कोलिजन करते हैं। कोलिजन, कोलिजन मतलब टकरा 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 के, भिड़ के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं। तो क्या इतनी आसानी से इस एंड से इस एंड तक आ रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स? अरे कहां आ रहे हैं? इतना आसानी से कंडक्टर के अंदर की चीजें नहीं आने देती इलेक्ट्रॉन्स को। वो कहती हैं अंदर की चीजें पहले हमसे टकराना होगा, कोलिजन करना पड़ेगा। एक तो कोई चीज इजीली निकल जाए, कोई टकराए ना, एक टकरा टकरा के निकले तो दिक्कत आ रही है ना। तो ये कोलिजन ही बच्चों बेसिकली किसका काम करते हैं? रेजिस्टेंस का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सर ये जो कोलिजन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इनके साथ या आपस में भी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी भिड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन आने वाली और चीजों के साथ भी भिड़ सकता है। बट कंफर्म है सर, जहां भी भिड़ेगा, जहां भी भिड़ेगा, जहां भी कोलाइड करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें छेड़ना होता है, डिस्टर्ब करना होता है, तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है इट इज द अपोजिशन, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज द अपोजिशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ। ठीक है, ये कहेंगे इट इज द अपोजिशन ड्यू टू द कोलिजन, सॉरी ड्यू टू द कोलिजन, टकराव। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस हैं अंदर, पॉजिटिव आयंस, और आल्सो विद क्या? और आल्सो विद themselves, खुद के साथ भी हम कह सकते हैं। तो खुद के साथ या उनके साथ भी, ठीक है, अमंग सेल्फ लिखो यहां पे, आल्सो विद अमंग सेल्फ। ठीक है, यहां से ज्यादा क्लियर होगा, आल्सो विद अमंग सेल्फ। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि सर इट इज द अपोजिशन ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस और आल्सो विद अमंग सेल्फ्स causes resistance inside the conductor, causes resistance। क्या बनाएंगे रे बच्चा? रेजिस्टेंस बनाएंगे, causes resistance। आई बस समझ में? तो आपको ये चीज लिखनी थी कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, अपोजिशन होता है, ये चीज समझो। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं। तो अब हम अपने लास्ट पार्ट पर बढ़ रहे हैं, इस ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में। ग्राफ देखेंगे कैसा क्या आता है। तो R इक्वल टू देखा आपने V अपॉन I,
अगर मुझे इस करंट को ज्यादा करना है तो प्यारे बच्चों मुझे इसे जल्दी से देख के बताओ, करंट को ज्यादा कैसे किया जा सकता है सर? रेजिस्टेंस को कम करके। मुझे करंट को कम करना है तो मैं रेजिस्टेंस को ज्यादा कर, तो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके कम ज्यादा करके ही तो करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है ना। तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कैसे करें? ऐसी कौन सी चीजें हैं कंडक्टर की जिससे रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सके और जिससे करंट भी कम ज्यादा हो जाए? तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर की जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स को छेड़ने पे हम करंट को कम ज्यादा करेंगे। तो वो तो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो तब तक के लिए पहले ओम्स लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं, लास्ट पार्ट स्टार्ट करें ओम्स लॉ का, ठीक है। हाँ, अब हम देख रहे हैं ग्राफ। तो प्यारे बच्चों अब हम ग्राफ देखेंगे किसके बीच में? V एंड I, V और I। ग्राफ बनाने के लिए आपको भी पता है कि सर दो एक्सिस लेते हैं, एक Y एक्सिस लेते हैं और एक X एक्सिस लेते हैं, और आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि Y एक्सिस पर हमेशा V लिखेंगे, X पे हमेशा I लिखेंगे। यू कैन टेक I ऑन Y एक्सिस और V ऑन X, मर्जी है। तो लेकिन इन दोनों को किसी भी एक्सिस लेने से जो R मिलेगा वो भी आपको अलग तरीके से मिलेगा। देखते हैं, अगर यहां इस एक्सिस पर मैं लेता हूं V का वेरिएशन, इस लाइन पर आएंगी वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट सारी, इस लाइन पर लिखेंगे I। तो जब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो स्ट्रेट लाइन आया। याद रखना, जो ग्राफ आएगा V और I के बीच में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? स्ट्रेट लाइन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर 1 वोल्ट लगाया तो 1 एम्पियर आया, यहां पे 1 एम्पियर 1 वोल्ट से। सर 2 वोल्ट लगाया तो 2 एम्पियर आया। सर 3 वोल्ट लगाया तो 3 एम्पियर आया 3 वोल्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगी, ठीक है। तो ये है V और I। अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं एक टेंजेंट थीटा पढ़ते हैं, टेंजेंट थीटा। क्या होता है टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्री में? ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके मैथ्स में एक टॉपिक आएगा टेंजेंट थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसमें एक चीज का जिक्र करते हैं जिसका नाम है स्लोप। स्लोप ढलान, ये ढलान। तो स्लोप निकालनी है मुझे इस ग्राफ की, ठीक है। स्लोप निकालना समझो, ये स्लोप। तो बच्चों आपको यहां निकालनी है स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालोगे आप? तो यहां स्लोप का मतलब आप ये समझो कि स्लोप जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर रहता है सर इसमें कोई हाइट है, और बेस रहता है सर उसके नीचे वाला ये पॉइंट। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की निकालनी है स्लोप। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नीचे एक ट्रायंगल बना देंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, आराम से देख सकते हैं सर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये चीज इसके पैरेलल ही तो है ना। तो ये चीज जो है यहां से लेकर यहां तक की चीज आपको क्या मिलेगी? जो चीज यहां वही तो मिलेगी। तो यहां पर वोल्टेज है तो सर आपको यहां से यहां तक का मिलेगा V, यहां से यहां तक की मिलेगी वोल्टेज, और यहां से यहां तक की जो आपको चीज मिलेगी वो वही मिलेगी ना, करंट। क्योंकि इस एक्सिस पर तो आप करंट की वैल्यूज ही लिख रहे हो, तो यहां से यहां तक की करंट की वैल्यू मिलेगी और यहां से यहां तक की वोल्टेज की मिलेगी। तो मुझे तो सर इस हाइट का और इस बेस का मुझे रेशियो लेना है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कहलाता है हमारा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो है वो स्लोप देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये फिजिक्स की, समझ लो 10th क्लास में, अभी से समझ लो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब आपका V यहां है और I यहां है तो V अपॉन I करो, V अपॉन I करो। तो V अपॉन I से सर क्या मिल गया? सर ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर V इक्वल टू IR। सर हमने ये पढ़ा था ओम्स लॉ। तो V के नीचे जब I आएगा तो सर R आएगा, क्योंकि V अपॉन I क्या होता है? R होता है। तो इस ग्राफ से जो स्लोप आई वो R के बराबर आई। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कई बार क्वेश्चंस घुमा के देता है कि V और I की ग्राफ की स्लोप बताइए कितनी आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, कैसे आएगी। तो आपने देखा कि इन VI ग्राफ, ठीक है, जब यहां पर है इस ग्राफ के अंदर, इन दिस ग्राफ लिखो, इन दिस ग्राफ प्यारे बच्चों V जो है आपका इन दिस ग्राफ, जो स्लोप लिखोगे, स्लोप जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी R की, ठीक है। आप देख सकते हो स्लोप किसके बराबर आ रही है? स्लोप बराबर आ रही है किसके? R की। तो अगर स्लोप बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा,
क्यों? ऐसा तो कब होता है सब, जब दो चीजों के बीच में कैसा बिहेवियर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बिहेवियर हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो अब कोई जरूरी थोड़ी है सर कि यहां वी हो यहां ये, तो यहां आई भी तो हो सकता है, यहां वी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मना किसने किया, तो ले ले। ठीक है, लेकिन अब की बार जो स्लोप आएगी वो इनवर्सली में आ जाएगी। देखो कैसे, ठीक है, अब की बार मैंने अगर ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, अब मैं यहां आई लूंगा, अब ये सेकंड पॉइंट है, थोड़ी देर पहले सर ने यहां वी लिया था, अब यहां आई है यहां वी है। ठीक है, वापिस ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वी और आई के बीच में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी वैसे ही बढ़ेगा, 1 वोल्ट तो 1 एम्पियर, 2 वोल्ट तो 2 एम्पियर, 3 वोल्ट तो 3 एम्पियर, आई बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन सर मुझे तो इसकी स्लोप निकालनी है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चा? तो सर इसकी स्लोप निकालनी है यहां से यहां तक की, तो वही तरीका सर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सर अब ये चीज इसके सामने की क्या चीज देगी आपको? आई देगी, लेकिन उसमें तो वी दे रही थी, तो सर वहां वी लिखा था तभी तो वी दे रही थी, बट यहां आई है तो आई देगी। यहां सर क्या देगा? यहां वी देगा सर, यहां से यहां तक का वी और यहां से यहां तक का आई। सर स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा किसी ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो आई अपॉन वी। अब आई अपॉन वी से क्या आर मिलेगा? 1/r मिलेगा। जल्दी से बताइए, सोच के बताइए बबुआ। तो सर V इक्वल टू होता है ओम्स लॉ में IR, और R हो गया, अब यहां पे मुझे करना है I बाई वी, तो एक काम करो I बाई वी करके देखो 1/r आ रहा है, तो सर चीज समझ में आ गई कि स्लोप आएगा 1/r के बराबर। तो अब की बार जो स्लोप रहने वाली है I और V में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाली है। तो ये सेकंड पॉइंट अपने नोट्स में उतार लेना, मेंशन कर लेना कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मुझे एक जल्दी से एक चीज बताइए। तो बच्चों अब हमें एक चीज देखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप बताना कि SI यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टेंस की। तो ओम बाबा का फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, और यहां से सर ने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे सामने, दैट इज बच्चा लोग R। तो सर R का फॉर्मूला बन गया V अपॉन I। सर इस R की हमें लिखनी, एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चा। तो पांडे जी हमें लिखनी है रेजिस्टेंस की SI यूनिट, तो राइट द यूनिट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमें यह पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 1 वोल्ट की बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी से सर्किट में अगर 1 एम्पियर का करंट जब फ्लो हो तो वहां पर जो रेजिस्टेंस जो बनता है वो आपको याद रखना, वो कितना बनता है? 1 ओम। ये 1 ओम का बनता है। ये जो है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट सर के नाम पर ही है, सर के सम्मान में ही है, ओम। ठीक है, और ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, या तो इसको ऐसे बोलो। तो आपको बोलना है कि जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस की वो है हमारी ये ओम। एक नंबर में पूछ ले व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देन यू विल से सर इट इज ओम। ये इसका सिंबल है। समझ में आया? अब बात ये आती है कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? 1 ओम की डेफिनेशन का मतलब अभी सर ने लिखाया कि सर R इक्वल टू V अपॉन I। तो 1 ओम की डेफिनेशन का मतलब है क्या कि व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग आफ्टर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, अगर बच्चा लोग अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, अक्रॉस ए कंडक्टर, बाय अप्लाइंग, उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट तब फ्लो करेगा जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे, बैटरी लगोगे। बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, बच्चा कितना बबुआ? तो बबुआ रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। ठीक है,
तो अब हम क्या देखेंगे, ये तो थी 1 ओम की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखेंगे जाते जाते इस लेक्चर की लास्ट पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो तब तक इसको उतारिए, देखते हैं वो इंपॉर्टेंट बात। अब एक बात बताइए, ये कंडक्टर सर ने वापिस, जब कंडक्टर बोलता हूं दिमाग में तुरंत दो चीजें आ जानी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक जो पॉजिटिव आयन्स जो इसके अंदर फिक्स रहते हैं, लेटिस पोजीशन बोलते हैं, ये फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये काम बनाते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स का काम बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ आके टकराता तो दिक्कत आएगी, यहां से यहां निकलने में जोर आएगा, पसीना आएगा, तो वो रेजिस्टेंस बनाएगा, वही तो बात थी, कोलिजन होंगे, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ भिड़ रहा है, ऐसे करके यहां पहुंच रहा है, कोलिजन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन को बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन को मुझे अगर इंक्रीज करना हो तो मेरे पास क्या तरीका है, मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तो ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसे टू 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 टू, लेकिन मुझे इनके अंदर का जो कोलिजन है इतना फास्ट करना है, जबरदस्त करना है, आग लगा देनी इसका, कि ये इतनी स्पीडली घूमे, कभी इधर ऐसे शू शू शू, जहां जगह मिलेगी गो हियर एंड देयर, हर जगह जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो। क्या होता है, ये नोट के अंदर बात है, तो किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से, व्हेन यू हीट द कंडक्टर, जब आप कंडक्टर को गर्म करते हो, हीट करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से क्या मिलती है, क्या मिलती है? हीट। अब वो हीट क्या करेगी, इनके अंदर मिर्च लगा देगी, मिर्ची लगा देगी, और मिर्च लगाने से आदमी एक जगह तो टिका हुआ नहीं रह सकता, वो तो आपको ही पता है, इधर उधर उछलेगा, हाय क्या हो गया, ठीक है ना। तो अब इस हीट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी भागेंगे, तो जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, टकराव बढ़ गया। पहले तो सर थोड़े से कोलिजन से 5 सेकंड में इधर से इधर आ रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से सर उनको कम से कम काफी टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए सर। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन वी इंक्रीज, तो प्यारे बच्चों व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अक्रॉस ए कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर की अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं तो उनके वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वो बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अब ये मोशन बढ़ जाता है। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अक्रॉस ए कंडक्टर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोल दो, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और काइनेटिक एनर्जी बोल दो, क्या हो जाती है, इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, इंक्रीज। दैट्स वाई तो इसी कारण से किसी गिवन टाइम में, पहले मान के चलो कि सर 1 सेकंड में 20 कोलिजन्स हो रहे थे, अब उसी टाइम के अंदर ज्यादा कोलिजन होंगे, तो अब क्या हो रहा है, किसी गिवन टाइम में ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई रेट ऑफ कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लेना बच्चे, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, ठीक है। तो रेट ऑफ कोलिजन जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके मोशन का बिल्कुल अंदर का जो माहौल है वो वायलेंट हो जाएगा, ठीक है। इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, इधर भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत टाइम लेंगे पहुंचने में। दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स बढ़ गए। अब कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो दैट्स व्हाई क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये थी आज की ओम्स लॉ के अंदर की सारी बातें जो हमने बड़े अच्छे तरीके से करी। ग्राफ पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टार्टिंग से एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताइए,
अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप उसमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से मिलेंगे, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल करेंगे बबुआ। तब तक के लिए इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिए। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, सर की सपोर्ट आप नहीं करते हैं, सर की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितनी बच्चे आप सर की सपोर्ट करेंगे तभी तो मजा आएगा ना ऐसे ऐसे लेक्चर्स लेके आने में। तो सपोर्ट कीजिए जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, वो जरूरी है, और अपने पेरेंट्स की सेवा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।